जय हिंद सभी को। हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 500 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज मैं आपको 500 से लेकर 550 तक के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। और बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, मैं जब ये 50 क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व कराऊंगा तो एक बात का ज़रूर ध्यान देना, इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए मैं जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको साथ साथ ज़रूर नोट करते रहना, या ओरली सुनना है तो ओरली सुनिएगा, पर रिलेटेड क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, हर बच्चे को पता है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 206 है। रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो आपको अगर कोई पूछे कि बच्चों में हड्डियाँ कितनी होती है तो आपको मैं बता देता हूँ, बच्चों में जो हड्डियाँ होती है, बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है बेटा, 300 होती है। ठीक है, अगर पूछे कि मानव शरीर की जो कपाल है, स्केलेटन है, उसमें हड्डियाँ कितनी होती है तो आपको बता देता हूँ मैं, कपाल में जो हड्डियाँ होती है, कपाल में हड्डियाँ 8 होती है। ये जो स्केलेटन है उसमें 8 हड्डियाँ होती है और इसमें बड़े यूनिक से जॉइंट्स होते हैं, इनको फैब्रिक जॉइंट कहते हैं। ठीक है, रेशेदार जोड़ बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कपाल में पाए जाते हैं। कभी आपसे पूछें कि बताओ बाजू में हड्डियाँ कितनी होती है, तो बाजू में कुल हड्डियाँ बच्चा कितनी होती है? 30 होती है। इस वाली हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। रेडियस अल्ना, कलाई में 8 हड्डियाँ होती है, हथेली पे 5 होती है और फ्रेंजी जो होती है आपकी वो 14 होती है। तो एक बाजू में आपकी टोटल हड्डियाँ कितनी होती है? 30 होती है। इसी तरह से लेग में भी 30 होती है। अगर पूछे रिब्स कितनी होती है तो पसलियों की संख्या 12 जोड़े होती है और ये आपकी जो टोटल रहती है पसलियाँ, ये रिब्स का भी कई बार आता है, पसलियों का जरूर नोट करिएगा। रिब्स जो होती है 12 जोड़े होते हैं और 12 जोड़े की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाते बेटा 24। यानी रिब्स की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। पर अगर कभी छाती में पूछ ले तो एक और हड्डी होती है, स्टर्नम बोलते हैं उसको, स्टर्नम। तो एक हड्डी और होती है, इसको मिला के जो चेस्ट में कुल हड्डियाँ वो कितनी बनती है? 25। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे बताओ रिब्स की संख्या कितनी, तो बोलना 12 जोड़े होते हैं और 24 इंडिविजुअल होती है। और एक हड्डी आपके बीच में होती है छाती में, जिससे ये रिब्स जुड़ी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। और टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25। यानी छाती में कुल हड्डियाँ कितनी मिलेगी आपको? 25। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा। सबसे बड़ी हड्डी हर बच्चा जानता है, फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। और अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन कि कान में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तो एक कान में 3 होती है, तो 2 कान में मिला के आपकी 6 हड्डियाँ हो जाएगी। ठीक है, चेहरे पे 14 हड्डियाँ है। और पैल्विक बोन आपके कमर के साथ होती है, कैल्विक बोन यहाँ होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हड्डियाँ आप समझ जाइएगा कितनी होती है? 206 होती है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन था हड्डियाँ कितनी होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हड्डियों से जुड़ा अगर कभी पूछे हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोलॉजी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी भी बोलते हैं और इसका एक कॉमन नाम ऑर्थोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। देखो मानव शरीर में ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्वाही, बहिस्वाही और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बोला लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ, अंतःस्वाही बहिस्वाही कुछ नहीं बोल रहा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बेटा लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसका कि वेट लगभग, इसका जो भार होता है वो लगभग 1.5 किलो के बराबर होता है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का जब भी कभी जिक्र होगा तो आप ध्यान देना, लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, अब सबसे बड़ी ग्रंथि तो छोटी ग्रंथि भी पूछी जा सकती है, तो सबसे छोटी ग्रंथि ध्यान देना, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है, सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पेनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पेनियल। पेनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, 0.2 ग्राम की होती है, बिल्कुल एक चावल के दाने के बराबर होती है। ये हमारे माथे के सेंटर भाग पे होती है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। तो जो पेनियल ग्रंथि है वो हमारी कहाँ रहती है? माथे के सेंटर भाग में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पर कई बार एग्जाम में मैंने देखा है कि जब भी छोटी ग्रंथि का क्वेश्चन पेपर में आया है तो ये ऑप्शन में कई बार ये होती नहीं, पेनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं होती। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटी ग्रंथि आती है वो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी
पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि आती है दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे मैंने बता दिया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि आती है, ठीक है। अगर पूछे सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए तो आपने ध्यान देना सबसे छोटी ग्रंथि में कौन सी आती है, पीनियल ग्रंथि आती है। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप लोग जरूर करिएगा, तब कौन सी करना आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ रिलेटेड डाटा और बताता हूँ मैं आपको। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि भाई जो ये अगर आपसे पूछे अंतःस्वायी ग्रंथि बताइए, इंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड बताओ। इंडोक्राइन ग्रंथियां वो होती है जो हार्मोन को उत्सर्जित करती है। देखिए आपको मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इंडोक्राइन ग्रंथियां वो होती है बेटा, इंडोक्राइन वो होती है, इंडोक्राइन ग्रंथियां वो होती है जो हार्मोन उत्सर्जित करती है। क्या उत्सर्जित करती है बेटा, हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती है, एक्सोक्राइन वो होती है जो एंजाइम उत्सर्जित करती है। क्या करती है, एंजाइम। और एक मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों उत्सर्जित करती है। हार्मोन और एंजाइम दोनों उत्सर्जित करती है, हम उनको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा कवर हो जाए ज़्यादा ज़्यादा। तो देखो, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि नॉर्मली बताओ तो आपने बताना लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, पर ध्यान देना लीवर और पैनक्रियाज ये मिश्रित ग्रंथियों में आती है। इनमें हार्मोन भी उत्सर्जित होता है और ये एंजाइम भी उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप करिएगा लीवर है। पर अगर पेपर में आया सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि बताओ, अंतःस्वायी ग्रंथि बताओ, तो ध्यान देना बच्चा, तब मत करके आना लीवर। अंतःस्वायी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। अंतःस्वायी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है, थायराइड ग्रंथि होती है। ये गले में होती है, एच आकार में होती है और थायरोक्सिन हार्मोन को ये उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो फिलहाल इतना रखना याद, हार्मोन वगैरह आपसे याद नहीं होते तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है और अंतःस्वायी ग्रंथि में सबसे बड़ी है। हाँ, ओवरऑल पूछे तो आप क्या करके आएंगे, लीवर आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आएगा। यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन बने आपके, तो रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक्सोक्राइन ग्रंथियां एंजाइम उत्सर्जित करती है, इंडोक्राइन ग्रंथियां हार्मोन उत्सर्जित करती है और मिश्रित ग्रंथियां दोनों उत्सर्जित करते हैं, हार्मोन और एंजाइम। और जो मिश्रित ग्रंथियां, इसमें दो भाग आते हैं, एक आपका लीवर आता है इसमें, एक आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय आता है। ये मिश्रित ग्रंथियों में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते पॉइंट पे। मांसपेशियों का जो थकान अनुभव करती है क्योंकि उसमें जमा हो जाता है। तो आप बोलता है कि यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चा कि आप ये बताइए, मांसपेशियों में जो थकान होती है, हमें जो थकान होती है किसकी बस होती है, फटीग फील करते हैं हम, किसकी बस है, HCl, यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो मानव शरीर को थकान जो होती है वो लैक्टिक एसिड की बस होती है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी। दूध में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है। सिट्रिक एसिड की अगर कभी बात करें कि सिट्रिक एसिड कहाँ होता है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सिट्रिक होता है, ठीक है। यूरिक एसिड का आपको पता है, यूरिक एसिड का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है अगर आपने बनाना है, अगर मानव शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं गठिया बीमारी। तो गठिया बीमारी यूरिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये एसिड की बात हो रही थी। यहाँ HCl का भी जिक्र हुआ है। HCl हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में होता है। तो कोई पूछे कि बताओ मानव शरीर के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl एसिड। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। सेकंड क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे, इंसुलिन शरीर के किस अंग में बहता है, तो ध्यान देना सीक्रेटेड होता है बेटा। तो जो इंसुलिन हार्मोन है पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। ये सबको पता है, इंसुलिन हार्मोन का होता है, पैनक्रियाज में होता है। और आपको पता है इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है डायबिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुमेह बीमारी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे मधुमेह बीमारी, मधुमेह बीमारी जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, वो किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। और डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, साथ में एक और क्वेश्चन याद करिए, 14 नवंबर को। और अगर आपसे पूछे इंसुलिन का टीका किसने खोजा था, इंसुलिन का टीका किसने खोजा था, ई बेंटिक। कौन था बेटा, ई बेंटिक। इंसुलिन का टीका किसने खोजा था, ई बेंटिक। मधुमेह बीमारी किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की वजह से होती है। और मधुमेह डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और साथ में याद करना इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इंसुलिन में धातु पाई जाती है बेटा जिंक, ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका
जिंक रहेगा। और अगर पूछे मधुमेह बीमारी किस अंग को इफेक्ट करती है, तो मधुमेह बीमारी किस अंग को इफेक्ट करती है, आपका आंसर रहने वाला है पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिए है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल, नाखून, पंजा किसके बने होते हैं? ठीक है, विटामिन, फैट, प्रोटीन और लोहा। तो हमारे जो बाल, नाखून और पंजा है बच्चा, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, कैरेटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोटीन में ही, नाखून में और बाल में भी एक प्रोटीन होता है, कैरेटिन प्रोटीन, उसकी वजह से ये बने होते हैं। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर सी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स संबंधित है। देखो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं जिसकी वजह से हम स्मेल को फील करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होती है सूंघने की क्षमता। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर है। तो यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं जिससे हम सूंघने में हमारे को सहायता मिलती है, वो होते हैं आपके सूंघने में हेल्प करते हैं। आपका आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, इसमें ना बच्चा डी भी सेम ही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई एक करके आइएगा, सेम ही है दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आना। क्वेश्चन नंबर 506, सेरिबेलम नियंत्रित करता है। देखो 3 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रल, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है बेटा सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रल। ठीक है, एक सेरिब्रल होता है, एक सेरिबेलम होता है, एक क्या होता है आपका सेरिबेलम। तीनों के तीनों ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का होता है, ये मध्य मस्तिष्क का होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क का होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन, तीनों ब्रेन के ये हिस्से हैं। तो क्वेश्चन पूछा है सेरिबेलम क्या करता है। तो जो ये सेरिबेलम होता है शरीर का संतुलन का नियंत्रण करता है, यानी शरीर में संतुलन बनाता है। तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? आपका सेरिबेलम। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर पेपर में आएगा कि सर सेरिब्रल क्या करता है, तो सेरिब्रल क्या करता है कि जो ब्रेन को है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। सेरिब्रल क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। वो काम किसका है? सेरिब्रल। और सेरिब्रम जो बोलते हैं ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका सीधा संबंध हमारे सोचने, समझने, तर्क शक्ति, ज्ञान से जुड़ा है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो पढ़ाई लिखाई, ब्रेन, तर्क शक्ति, सोचना समझना से जुड़ा है, तो ये रहेगा आपका सेरिब्रम। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है, 66% भाग यही होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिक्र हुआ था कि सेरिबेलम क्या है, तो ये आप लोगों ने नोट कर दिया होगा कि सेरिबेलम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। मैंने आपको जिक्र किया था, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है बेटा जो हार्मोन को उत्सर्जित करती है। चलिए, पिट्यूटरी बच्चा है, थायराइड भी है, एड्रिनल भी है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को गलत करिएगा, इसको ध्यान देना। मैंने आपको बोला था कि मिश्रित ग्लैंड में आती है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आपकी पैनक्रियाज। अगर ऑप्शन से डिस्कस करें तो सुनिएगा जरा ध्यान से। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर पेपर में पूछे तो ये मस्तिष्क में होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये ध्यान देना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। थायराइड ग्रंथि का जिक्र मैंने अभी किया था, ये गले में होती है बेटा। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? आपकी गले में होती है, एच आकार में होती है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग में होती है, किडनी के ऊपरी भाग में होती है। और शरीर को उत्तेजना इसी ग्रंथि से मिलती है। ठीक है, तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपरी भाग में होती है, जो कार्टेक्स वाला भाग होता है किडनी का जो ऊपरी भाग होता है इसको कार्टेक्स कहते हैं। इसके साथ ही चिपकी होती है एड्रिनल ग्रंथि। शरीर को उत्तेजना इसी ग्रंथि से मिलती है। और इसी ग्रंथि में एक हार्मोन होता है जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी एड्रिनल हार्मोन यहीं पे पाया जाता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो इसको भी साथ में नोट कर दीजिएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि का आपका क्लियर हो गया होगा कि ग्रंथि कहाँ होती है। ठीक है, थायराइड, पिट्यूटरी, ये भी दोनों क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लीवर स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ,
यकृत में भोजन किस रूप में संचित होता है? देखिए पहली बात होता है कि लीवर का जो काम होता है वो होता है भोजन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। वैसे तो लीवर के पास फूड नहीं आता, क्योंकि जो खाना है वो चला जाता है आपके आमाशय में, फिर चला जाता है छोटी आंत में, फिर चला जाता है बड़ी आंत में। तो लीवर के पास खाना नहीं आता, पर लीवर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बेटा खाने को डाइजेस्ट करने में। और वो एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है? यहाँ ऑप्शन बोलता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ग्लाइकोजन है। जो लीवर है वो खाने को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज आपको पता है तुरंत ऊर्जा देते हैं, तो आपको पता है अगर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। पर ग्लाइकोजन क्या होता है? थोड़ी हैवी फॉर्म होता है, ग्लाइकोजन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। तो इसका मतलब है जो लीवर है वो एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और अगर कोई पूछे कि मानव शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है किससे? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या इनमें से, तो आपने बता देना ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। पर लीवर एनर्जी को स्टोर करेगा किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, इसका मुख्य कार्य होता है पाचन क्रिया में सहायता करना। राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे डिस्कस किया है सामने ऑप्शन, तो इसका जो राइट रहेगा बेटा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है, ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, सॉरी उसकी केल्विन स्केल में बात करें, तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 310 डिग्री केल्विन। मानव शरीर का तापमान तीनों स्केल में मैंने आपको बता दिया। फ़ारेनहाइट स्केल में 98.4 या 98.6 भी होता है, कई बार ध्यान दीजिएगा करेक्शन करेगा, 98.6 भी होता है। सेल्सियस में हमारा कितना होता है? 36.9, और केल्विन स्केल में कितना होता है? 310। तो बच्चा एक बात का ज़रूर ध्यान देना, जब भी आप कभी अपना बुखार लेते हैं तो जैसे हम कई बार बोल देते हैं गाँव में कि मुझे फीवर आया था 102 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा ध्यान देना, यूनिट का जरूर ध्यान देना। 102 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर नहीं आ सकता। 102 डिग्री सेल्सियस बच्चा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आपको अच्छे से पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, और आपको फीवर 102 डिग्री सेल्सियस आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में वो जो फीवर हम मेजर कर रहे होते हैं वो सेल्सियस में नहीं होता, वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। पर हम उसको क्या बोलते हैं? हम यूनिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और क्या बोलते हैं? सेल्सियस की मुझे 102 डिग्री बुखार आया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, सेल्सियस स्केल में इतना फीवर नहीं जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात होगी। सेकंड पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? एंजाइम डैश है, एंजाइम डैश है। तो चलिए करते शुरू। एंजाइम क्या बोलता है? कि बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड है। तो जो एंजाइम होते हैं बेटा ये प्रोटीन होते हैं, और आपको पता है हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसके तेज़ करने में सहायता करते हैं। ऐसे समझो ये एक तरह के कैटालिस्ट का काम करता है प्रोटीन हमारे बॉडी में, ठीक है। बाकी आप सबको पता है प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मसल बिल्ड में सहायता करता है प्रोटीन हमारे लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक तरह के क्या ये एंजाइम होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो गाय के दूध में वैसे मोस्टली बच्चा विटामिन ए होता है, ज़्यादा मात्रा में बात हो रही है, यहाँ पे प्रमुख स्रोत की बात हो रही है। देखो गाय के दूध में डी भी होता है, पर यहाँ पे प्रमुख बात हो रही है कि मुख्य सोर्स क्या है, तो मुख्य सोर्स इसका क्या है? विटामिन ए है। और इसका क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछा जाता है कि भाई ये बताओ विटामिन जो दूध है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता? मिल्क में सारे विटामिन होते, ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, के भी होता है, सब विटामिन होते। एक विटामिन इसमें नहीं होता, वो रहता है कौन सा? आपका सी। तो कई बार इसका क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं रहता, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उस केस में सी रहता है। पर फिलहाल अभी राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स एक बीमारी है जो कि हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, तो ये विटामिन डी की वजह से होती है, ठीक है। तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स भी होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसको ज़रूर नोट करिएगा, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, और साथ में ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है।
ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है बेटा इसको। और क्या बोलते हैं इसको, सूखा रोग। बच्चे में इसको सूखा रोग बोलते हैं, बुजुर्गों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और ये बीमारी रिकेट्स के नाम से भी जानी जाती है, और सीधा सीधा बोले हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी, ये बिल्कुल सही है, स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की वजह से होती है। दांत और मसूड़ों को से जुड़ी बीमारी है, आपके पास मसूड़ों से कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी बीमारी किसकी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी। और स्कर्वी बीमारी और एक और बीमारी है पायरिया, इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। पायरिया बीमारी भी दांत और मसूड़ों से खून निकलता है बच्चा, इसमें भी। तो दो बीमारियां बिल्कुल सिमिलर है, तो मैंने एक साथ लिख दिया। पायरिया प्रोटोजोआ से होता है, एक बात का जरूर ध्यान देना, जो पायरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है बच्चा। ये जो बीमारी है प्रोटोजोआ से होती है, इसको कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। पायरिया बीमारी किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। और स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। यहाँ ऑप्शन में बेरी का जिक्र हुआ है। बेरी जो बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से होती है, यानी बी की कमी से होती है। स्किन की बीमारी है बेरी। रिकेट्स मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हड्डियों से जुड़ी बीमारी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 पाइए, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन का नाम बताइए। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है जो जनन शक्ति में बांधा डालता है, यानी बंधता बोलते हैं जिसको। तो ये जो विटामिन है ये विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो है इसकी वजह से बीमारी होती है, जनन शक्ति का कम होना, बंधता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी कहा जाता है। और विटामिन ई को मैं बता देता हूँ, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है, इसीलिए जितनी भी क्रीम वगैरह जो आप फेस के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें मोस्टली विटामिन ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बात हो रही थी कि कौन सा विटामिन है ये, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है, बोलता है सी है, विटामिन B12 है, ई है और विटामिन डी है। देखिए खून की कमी को हम एनीमिया भी बोलते हैं, और ये विटामिन B12 की कमी से बीमारी होती है। खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, और ये किस विटामिन की वजह से होती है, विटामिन B12 की कमी से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। वैसे एनीमिया बीमारी जो कई विटामिन की वजह से होती है, जैसे B12 की वजह से होती है, B9 की वजह से भी होती है, फॉलिक एसिड उसकी कमी से भी होती है। तो बहुत सारी कमी से आपको एनीमिया होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे ऑप्शन यही बनेगा इसका सही। ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसका राइट आंसर रहेगा बच्चा सी। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ए को रेटिनोल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को फिलोक्विनोन बोलते हैं, और आपके पास ई को टैकोफेरॉल और के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, ये रासायनिक नाम आप एक बार ज़रूर नोट करिएगा बेटा। चलो जिन बच्चों ने तो जिनको कराया है वो तो अलग बात है, पर जिस बच्चे ने नहीं पढ़े एक बार इनके रासायनिक नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। पूरे रासायनिक नाम आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, तो विटामिन डी होता है सनलाइट से हमें प्राप्त होता है। इसको कुछ बच्चे नेगेटिव वे में लेते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं कि सर सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। देखिए सूर्य की किरणों में विटामिन डी नहीं होता, पर हमारी बॉडी जब सन के प्रेजेंस में जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है, ना कि सनलाइट में विटामिन डी होता है। हाँ, जब सन की रेज हमारे बॉडी पे गिरती है और वो भी खासकर सुबह की किरणें, तो हमारे बॉडी में रिएक्शन बनते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी बनता है। तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मनुष्य के द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है। हमारे बॉडी में जो विटामिन हम बना सकते हैं वो आपको पता है, इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी हमारे बॉडी में बन जाता है, पर अगर कभी ऐसा हुआ ऑप्शन में कि आपको विटामिन डी ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान देना हमारे बॉडी में दो विटामिन बनाने की क्षमता होती है, जो दो विटामिन हमारे बॉडी में बन सकते हैं, एक विटामिन डी और दूसरा विटामिन के। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग क्या करके आते, विटामिन के होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है। ठीक है, आपको बताना मेटल किस में होती है, तो B12 होता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, B12। B12 में एक धातु होती है जिसको हम कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट।
तो कभी पेपर में आ गया कि बताइए कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो आप राइट आंसर करिएगा B12। साइनो कोबालमिन इसका केमिकल नेम है B12 का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है B12 का। कोबाल्ट, और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी कोबाल्ट 60 का जिक्र हो कहीं पे कि भाई बताइए कोबाल्ट 60 क्या होता है, तो ये एक टेक्निक होती है जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 एक टेक्निक है जो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ B12 की बात हो रही थी, तो इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वसा में कौन सा विटामिन घोलते हैं, फैट में कौन से विटामिन, तो ये आप लोगों को पता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को आप ADE की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा पढ़ते हैं, इसकी ट्रिक होती है कीड़ा। तो यानी जो विटामिन फैट में सॉल्युबल है वो कीड़ा है, और जो वाटर सॉल्युबल वो B और C होते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये काफ़ी परमानेंट विटामिन माने जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे बॉडी से नहीं जाते, काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में रहते हैं, इसीलिए इनको स्थायी विटामिन भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको पता है पानी के कंटेक्ट में आने से चले जाते हैं, तो इसीलिए इनको टेम्परेरी विटामिन या अस्थायी विटामिन भी कहते हैं। तो कई बार ऐसे आता है भाई चावल को धोने से, सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन नष्ट हो सकते हैं, तो आप आंसर करिएगा B एंड C, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है, अगर वाटर में डालोगे तो ये वाटर के साथ चले जाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ईस्ट का मुख्य स्रोत क्या है, ईस्ट जिसको हम आपको होता है, ईस्ट एक तरह का कवक है, ध्यान देना बेटा, ईस्ट एक कवक है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन आपको अच्छे से पता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और इसका ही मुख्य स्रोत आपका क्या होता है, ईस्ट होता है। इसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, इसको खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर भी कहा जाता है। इससे आपने बहुत सारी चीज़ें बनती हुई देखी होगी, जैसे ब्रेड, केक, शराब। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी होती है, कवक से बनी होती है, इससे बनी होती है। और ये किस विटामिन का सोर्स होती है, राइबोफ्लेविन यानी B12 का सोर्सेज होती है। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना भाई, ईस्ट क्या होता है, कवक क्या है, खमीर क्या है, या कोई पूछे शराब किस विधि से बनती है, तो जो क्यूनन विधि है उसमें भी ईस्ट का ही प्रयोग होता है। ठीक है, शराब क्यूनन विधि से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में जो विटामिन होता है ऑप्शन है C, D, A, तो गाजर में विटामिन A होता है, विटामिन A आपका राइट आंसर रहेगा, C ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल विटामिन बताना है, तो मैंने आपको बोला था B और C वाटर सॉल्युबल है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है D आपका कैसा है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, B, C आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब बैरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बैरी आपको मैंने बताया था B की कमी से होता है, राइट आंसर रहेगा आपका B ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये अभी इजी क्वेश्चन चले, आप इसको आराम से सुन सकते हैं। मसूड़ों से संबंधित बीमारी कौन सी है, रिकेट्स, स्कर्वी, बैरी अगेन ये आपका क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। स्कर्वी बीमारी जो है ये हमारे मसूड़ों से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है, अगेन सेम क्वेश्चन, विटामिन C की कमी से होता है खून आना मसूड़ों से। नेक्स्ट, विटामिन E की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इससे इन्होंने बोला है E की कमी से फेफड़ा रोग, लंग्स डिजीज, रतौंधी, बुखार, सिर दर्द। देखिए इसमें से तो कोई भी नहीं है, एक ऑप्शन करके लिखिएगा। इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बंधता कहते हैं, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन E की कमी से जो बीमारी होती है वो बंधता होती है, यानी जनन शक्ति का कम होना, तो इसमें से कोई नहीं है जो इसमें दिया है। नाइट ब्लाइंडनेस A की बस होती है, फीवर इसमें कोई विटामिन का रोल नहीं रहता, तो इसका राइट आंसर बंधता या फिर जनन शक्ति का कम होना होता है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा, पॉइंट नंबर 29, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, तो संतुलित आहार में प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सभी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, D, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे बॉडी में जो एनर्जी का मेजर सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए बहुत सहायक होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें विटामिन हेल्प करते हैं। प्रोटीन आपको पता मसल बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, मांसपेशियां बनानी है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब हमारे डाइट में तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस क्या रहेगा आपका सही आंसर। हाँ, एनर्जी का जिक्र हो तो कार्बोहाइड्रेट, मसल की बात हो कि मसल रिकवरी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है तो प्रोटीन्स, अगर पूछे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में कौन सहायता करते हैं तो विटामिन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या चीज़ नष्ट हो जाती है? तो बताइए, प्रोटीन नष्ट होते हैं, फॉलिक एसिड नष्ट होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड। तो देखिए फॉलिक एसिड होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे बच्चा नहीं रहते, तो आप यहाँ पे राइट आंसर करके आएंगे बी, कि ज़्यादा टेम्परेचर फॉलिक एसिड नहीं रहता, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वैसे अगर इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और इस तरह से पूछा जाए कि भोजन को लंबे समय तक पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं विटामिन से कंपेयर करूं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर आप खाने को लेट तक पकाते हो तो विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट। तो उस केस में आपका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट पे आइएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? देखो वैसे तो प्रोटीन यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेटा, प्रोटीन का मेजर सोर्स क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन होती है। उसके बाद आप सोयाबीन के बाद दूसरे नंबर पे दालें ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे मछली ले सकते हैं। तो कई बार ना इसके ऑप्शन में ऐसे दिए होते हैं सीक्वेंस की, बताओ सबसे ज़्यादा। तो अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे दालें करके आइए, अगर दालें ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे नंबर पे मछली करके आएगा। अब मछली भी नहीं है तब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखें, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएगा, मानव शरीर का कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा देता है बेटा? मोस्ट एनर्जी। मैंने आपको अभी जिक्र किया था, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 55 से लेकर 65% तक की एनर्जी हमें इससे मिलती है। तो मेजर सोर्स हमारे एनर्जी का जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इसको शरीर का ईंधन भी कहते हैं, फ्यूल। इसे क्या कहते हैं बेटा? ईंधन। शरीर का ईंधन किसे कहते हैं? अगर पेपर में आए कि शरीर का फ्यूल किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल कहते हैं, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, बाकी फैट की बात हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फैट होता है हमारे बॉडी में वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, फैट का काम मोस्टली होता है और ये एनर्जी भी देता है। ध्यान देना, ये एनर्जी देता है। 1 ग्राम अगर आप फैट यूज़ करते हैं तो 9.2 किलो कैलोरी आपको मिलती है, जबकि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है, जबकि हम 1 ग्राम फैट लेते तो इतनी एनर्जी मिलती है। तो हमें एनर्जी यहाँ ज़्यादा मिल रही है। तो कई बार बोलते हैं कि सर फिर कैसे हो गया, एनर्जी का मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट कैसे हो गया, फिर तो फैट होना चाहिए। पर ध्यान देना बेटा, हम फैट का ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि फैट से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से फिर हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम इसका ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमारा जो मेजर सोर्स है बॉडी में एनर्जी का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख, यकृत। छोटी आंत में पाचन क्रिया जो ये प्रोटीन है बच्चा, ये डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर कभी पूछे कि भाई स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो स्टार्च का पाचन हमारे मुख में होता है। ध्यान देना, स्टार्च का पाचन, कोई पूछे स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। और कौन करता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। कोई पूछे हमारे बॉडी में स्टार्च का पाचन कौन करता है मुंह में, तो एक टाइलिन एंजाइम होता है हमारे लार में जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल होता है। तो ये याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक एग्जाम्पल है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। पॉइंट नंबर 35, तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? द मेन कंपोनेंट ऑफ टबैको इज एसिड, निकोटिन। तो निकोटिन होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन। पेपर में पूछे चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन होता है। और अगर पूछे कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो ध्यान देना बेटा, कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैफीन। तो इस बात का भी ध्यान देना, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, एंड अगर पूछे तंबाकू में तो आपका आंसर क्या रहेगा? निकोटिन रहेगा। नेक्स्ट पाइएगा, आहार श्रृंखला की शुरुआत किस के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो आपको पता है आहार श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है, प्रोड्यूसर से होती है। और प्रोड्यूसर आपको अच्छे से पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो यानी आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है हरे पौधों से। ठीक है, प्रोड्यूसर जिनको बोलते हैं, उत्पादक जिन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स बताइए। तो इनमें से प्रोटीन का सोर्स है घी, सेब। मैंने अभी बताया भी था आपको, जस्ट अभी इससे पहले बताया था कि पहले नंबर पे सोयाबीन करके आइएगा, दूसरे नंबर पे दालें करके आइएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो बेटा मछली आएगा। हालांकि सेम में भी होता है, पर इसमें इतना एनर्जी इतना नहीं होता जितना कि मछली में होता है। तो मछली इसका मेजर सोर्स रहा फिर यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा।
पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन कहाँ जमा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन होता है वो कहाँ पे सिक्रेटेड होता है? लीवर में? बिल्कुल नहीं, लीवर में तो कोई इसका जाता ही नहीं है। गॉल ब्लैडर गलत है, लंग्स गलत है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही रहने वाला है। पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेटेड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है, तो इसका यहीं से ये ब्लड में मिलाया जाता है। क्योंकि बच्चा यहाँ हार्मोन की बात हो रही होती है, तो हार्मोन क्या होता है कि ब्लड में मिलाया जाता है। इनको ले जाने के लिए किसी डक्ट इसकी ज़रूरत नहीं होती, नलिका की ज़रूरत नहीं होती। देखो हार्मोन को ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाएगी, ये क्या कर देते हैं कि ये क्या करेगी, ये हार्मोन के थ्रू ब्लड में मिल जाएगा और पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो मतलब इनकी अपनी नलिकाएं नहीं होती, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं भाई ये कहाँ पे करेगी अपना हार्मोन डिपॉजिट सिक्रेटेड, वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, किस में? ब्लड के साथ। निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स चावल होता है। पहले नंबर पे बताइएगा, तो सबसे नंबर पे एक और नंबर पे रहेगा, सब जगह कार्बोहाइड्रेट जो मिलती है हमें किससे मिलती है? चावल से मिलती है। बस डिपेंड करता है कि आप चावल का सेवन कब और किस टाइम करते हो, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है अगर आप दिन के समय यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप चावल खाते हो उसके बाद वर्कआउट करते हैं तो समझ लीजिएगा आप लोगों की एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है। अगर आप चावल का सेवन रात को करते हैं तो समझ जाइए वो जब आप सो जाओगे तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी किसी न किसी फॉर्म में, तो आप उसको फैट की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो चावल का यूज़ है वो दिन में बेटर माना जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या है? हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, इसका मुख्य सोर्स होता है आयरन। हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है, उस हीमोग्लोबिन में एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन की कमी से और हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया एनीमिया बीमारी किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से भी बोल सकते हैं, लोहे की कमी से भी बोल सकते हैं, तो आप एनीमिया लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन हुआ। हीमोग्लोबिन का काम कोई पूछे तो बता दीजिएगा, ये इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के निम्न में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल कंटेन, देखिए आरबीसी जो होते हैं, हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट, क्लोरोफिल, कैरोटीन। तो आपको पता है आरबीसी में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के निम्न में पाया जाता है। अब आरबीसी जो होता है, हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट तो इनके केमिकल नेम है, हीमोग्लोबिन रहेगा आपका आंसर। क्या रहेगा बच्चा? ए, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल का अगर कभी जीवन काल पूछा जाए तो जरूर ध्यान देना, जीवन काल जो इसका होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो 50 लाख होती है आरबीसी की संख्या। आरबीसी का कब्रिस्तान कभी पूछा जाए, कब्रिस्तान बताए तो कब्रिस्तान जो इसका होता है वो प्लीहा होता है। क्या रहता है बेटा? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? प्लीहा होता है। तो इस तरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लेना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। आरबीसी जब मरते हैं 50 लाख 120 दिन बाद, तो ये एक जगह डिपॉजिट होती है जिसको हम प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो आरबीसी होता है इसका जो निर्माण होता है वो हड्डियों के अंदर होता है, जिनको हम अस्थि मंजा कहते हैं। तो अगर कोई पेपर में पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो राइट आंसर करिएगा अस्थि मंजा। इंग्लिश में हम इसको बोन मैरो कहते हैं। हड्डियों के अंदर जो खाली जगह होती है बेटा उनमें बोन मैरो होता है। क्या बोलते हैं उसको? बोन मैरो बोलते हैं। तो वहाँ पे निर्माण होता है अस्थि मंजा में, किसका? आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? अगेन आपका आंसर यही रहेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? देखो अशुद्ध रक्त बहता है आपकी शिराओं में, वेन्स में। अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है, शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। ठीक है, अगर पूछे सबसे बड़ी धमनी तो महाधमनी होती है, सबसे बड़ी शिरा तो महाशिरा होती है। तो आप इसको जरूर ध्यान देना। धमनियाँ ब्लड को हार्ट से, धमनियाँ ब्लड को हार्ट से शरीर की तरफ ले जाती है, और शिराएं ब्लड को कहाँ से ले आती है? शरीर से कहाँ की तरफ ले आती है बेटा? हार्ट की तरफ ले आती है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये ब्लड को हृदय से बाहर की तरफ पूरे बॉडी की तरफ ले जाती है, जबकि ये पूरे बॉडी से वापस कहाँ ले आती है? हृदय की तरफ लाती है। यहाँ पे ब्लड की स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ ब्लड की स्पीड कम होती है। जब यहाँ से ब्लड पंप होता है तो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, जब वापसी आता तो ब्लड की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे धमनी और शिराओं की कुछ बात हो रही थी तो मैंने डिस्कस करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, खून
किस अंग में शुद्ध होता है, ठीक है। ब्लड कहाँ प्योरीफाई होता है, लंग्स में, आंत में, गुर्दे में। वैसे तो बच्चा लंग्स में भी होता है। लंग्स क्या करते हैं कि जब ब्लड लंग्स के पास आता है, फेफड़ों के पास आता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन। तो ब्लड लंग्स भी शुद्ध करते हैं, पर ज़्यादातर कौन करता है, किडनियाँ, क्योंकि किडनियों में आपको पता है किडनियों में छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड फिल्टर होता है कहाँ होता है, किडनियों में। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देंगे, किडनी को देंगे। यहाँ पे ब्लड छन छन के जो प्योर ब्लड है वो वापसी चला जाएगा बॉडी को, जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। यदि बी समूह के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो बताइए कौन सा रक्त समूह उसको ब्लड दे सकता है। देखो पहली बात होती है कि बी को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसको या तो बी दे सकता है या बच्चा उसको ओ दे सकता है, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है आपका बी और ओ। देखिएगा बी और ओ आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, जो आपका ए बी है वो सबको ब्लड, सबसे ब्लड ले सकता है। और इसका मैंने एक बहुत डायग्राम से आपको अच्छे से समझाया था कि कौन किसको ब्लड देगा, वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी के ऊपर कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन से है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी डिसाइड करते हैं कि ब्लड किस किस को दिया जा सकता है। फिलहाल आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी एक उत्तक है, बोन इज द टाइप ऑफ टिश्यूज। तो ये एक संयोजी उत्तक है। हड्डियां आपको पता है एक संयोजी उत्तक है, हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करती है, ठीक है। चलने फिरने में सहायता करती है कौन, आपकी बोन। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू पूरे शरीर को ही कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। तो इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ओ रक्त वाले व्यक्ति में होता है, देखिए ओ ब्लड व्यक्ति जो होता है आपको पता है एंटीजन। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको यहाँ नहीं बता जाते इतने शॉर्ट में। देखो जिसका ब्लड ग्रुप ए है समझ जाओ उसका एंटीजन ए है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी है, जिसका ब्लड ए बी है बेटा उसमें समझ जाना एंटीजन ए बी दोनों है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होते। तो इस बात का जरूर ध्यान देना, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते, नो एंटीजन आपका राइट आंसर रहता है। हाँ एंटीबॉडी दोनों होते हैं इसमें, एंटीबॉडी इसके दोनों होते हैं। कोई पूछे भाई एंटीबॉडी कौन से होते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी, पर एंटीजन इसमें कोई नहीं होता। और एंटीजन ही ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। जिसका एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, जिसका एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो बेटा एग्जैक्ट ये आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए थ्योरी ही पढ़नी पड़ती है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट आंसर, क्योंकि जो तो डिटेल मैकेनिज्म है वो तो तभी समझ आएगा जब आप साइंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए 48 पाते कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, बीपी कितना होता है। तो बीपी जो नॉर्मल रहता है 120/80 रहता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को डायसिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80। और ऐसा मत करिएगा, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा चलेगा, बच्चा ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। 120/80 का मतलब है कि जब तुम ब्लड को हृदय से जब ब्लड पंप होता तो उस समय स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। जब ब्लड हृदय से पंप होता तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो जाने की स्पीड ज़्यादा होती है। जब वो ब्लड हमारे शरीर से टकराएगा तो वापसी जब मुड़ेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, उसकी स्पीड अब कम हो जाएगी। तो जब वापसी आएगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 80। तो इसका मतलब जो राइट आंसर रहता है, इक्वेशन रहती है 120/80 आपका सही आंसर होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ब्लड जा रहा है 80 की स्पीड से, और जैसे शरीर से टकराया उसकी स्पीड बढ़ गई और वो किस स्पीड से आया, 120, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे आएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये मैंने अभी बताया था आपका किडनियों में होता है, राइट आंसर बी है आपके पास, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मैंने अभी बताया था ये लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है बेटा, लोहा। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया। एक चीज़ मैं फिर बताना चाहूँगा लास्ट में आपको कि बच्चा इसके रिलेटेड क्वेश्चन पे भी साथ साथ काम करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।